हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभदायक जीवाणु बैक्टीरिया। कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं हमारे आसपास जिसमें बैक्टीरिया एक बहुत लार्ज स्केल पे इन्वॉल्व है और हमको साइलेंटली चुपचाप लाभ देते हैं, उसका कोई शोर शराबा नहीं। सबसे पहले लाभदायक बैक्टीरिया में है जो काम करते हैं, एक है मृदा गुणवत्ता, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, इसको हिंदी में ही पढ़ना है। मृदा को उर्वरक बनाने में, क्योंकि पौधे कार्बोहाइड्रेट आप जानते ही हैं कि बना लेते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जब उनको प्रोटीन बनाना होता है। हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधे पे डिपेंड है, तो वो जो प्रोटीन बनाए उसको हम ले लिए, लेकिन पौधे कैसे प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। और उस नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे जब तक नहीं, तब तक वो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट यूज में नहीं आ पाएंगे। नाइट्रोजन के प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं बन पाएगा, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट हार्मोन नहीं बन पाएंगे, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट विटामिन नहीं बन पाएगा जब तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से नहीं मिलेगी। क्योंकि नाइट्रोजन तो इन्वायरमेंट में है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं ना, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में है, डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते जब तक नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से ये मिले नहीं। मिलने की प्रक्रिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसमें बैक्टीरिया शामिल है। अगर बैक्टीरिया शामिल ना रहे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नहीं मिलेगी और नाइट्रोजनस जितने प्रोडक्ट हैं लिविंग वर्ल्ड में वो बन नहीं पाएंगे। जैसे हार्मोन्स, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन है, हीमोग्लोबिन में भी नाइट्रोजन है, बहुत सारे प्रोटीन मतलब जीवों के शरीर में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें नाइट्रोजन है। तो अब ये नाइट्रोजन डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, और पौधे को नाइट्रोजन देना है किससे? जमीन से, जमीन से ही लेना है। वो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए ज़मीन पे डिपेंड है, एनर्जी के लिए तो सूर्य पे डिपेंड है, लेकिन जितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स के लिए ज़मीन से ही लेंगे। वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन तो एयर से ले लेंगे, लेकिन जिंक हो, कैल्शियम हो, ये सब मिनरल वो ज़मीन से ही लेंगे। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में नहीं ले पाएंगे जब तक ये हाइड्रोजन से मिले। समझ आ रहा? तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाने के लिए ज़मीन में कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वो सॉइल क्या हो जाती है? उर्वरक हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे पौधों को ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे मिनरल रहेगा और जो नाइट्रोजन या और भी चीज़ें ज़्यादा रहेगी तो उर्वरक कहाएगा, वो फर्टिलिटी ज़्यादा उत्पादित वाले जगह कहलाएगी, और उत्पादित वाली जगह तभी कहलाएगी जब उसमें नाइट्रोजनस बैक्टीरिया हों। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएगा कौन? वो बैक्टीरिया। तो सबसे एक फेमस बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाभदायक जीवाणु कौन है। तो जीवाणु में सबसे पहले एक जो फेमस बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को मिलाने के लिए विशेषकृत है, और वो दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, इसीलिए क्रॉप रोटेशन करते हैं।
दलहनी फसलों की जड़ में पाया जाता है, जिसका नाम है, ये फेमस है राइजोबियम। इनका काम है कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिक्स कर देना, और ये बन गया N2O और NO2। जब ये बन गया तब पौधे इसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने। प्रोडक्ट मतलब कि क्लोरोफिल बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, विटामिन बनाने में, ठीक है। क्योंकि पौधे में भी सारी चीज़ें, हार्मोन्स भी हैं, विटामिन भी हैं, क्लोरोफिल भी है पौधे में, वो सब में नाइट्रोजन है। और जब तक ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे नहीं बने, ये यूजेबल फॉर्म, प्रयोग करने वाला फॉर्म, और ये मिक्स होता है ऑक्सीजन से। इस राइजोबियम में क्वालिटी है मिक्स करने की। अगर ये राइजोबियम मिक्स ना करे इसको, तब तक ये नाइट्रोजन वैसे फ्री स्टेट में रहेगा और मिक्स नहीं कर पाएगा। और जब मिक्स होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे पौधे सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसी पौधे से हम लोग भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और हम लोग भी अपना प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो राइजोबियम की जो रहने का ढंग है वो है सहजीवी। ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है। अगर रूट ना मिले तो काम नहीं कर पाएगा। रूट विशेषकृत है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को मिलाने के लिए। अगर वो फ्री स्टेट में रहे राइजोबियम तो वो नहीं मिल पाएगा इसको, क्योंकि जो कंडीशन है, जो उसको काम करने का प्लेस है, वो चना, मटर, मूंग और ये सब उसके जड़ ही प्रोवाइड करता है, जड़ ही देता है। अगर ऐसे सॉइल में रहे तो वो नहीं जोड़ पाएगा। तो एक सहजीवन के रूप में काम करता है, सिम्बायोटिक इसे कहते हैं। रूट में ही ये सॉइल को इंक्रीज करता है। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक है, सहजीवी है, बिना रूट के वो रह नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से, जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने का काम करते हैं। स्वतंत्र रूप में भी दो प्रकार है। स्वतंत्र रूप में एक है वायवी, मतलब वायवी उसे कहते हैं जो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। उसको कोई प्रक्रिया ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को मिलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसे कहते हैं वायवी। लेकिन ये फ्री स्टेट है, इसको किसी रूट की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सॉइल में बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। एक मुट्ठी सॉइल में करीब थाउजेंड्स बैक्टीरिया हैं। इसीलिए कोई भी लिविंग अगर कहीं ऐसे पड़ा हुआ है तो तुरंत डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं, वो मिट्टी मिल जाता है कि नहीं। तो वायवी बैक्टीरिया है जो, जिसका नाम है और ये फ्री है, वायवी के साथ फ्री मिला, स्वतंत्र है, आजाद है। स्वतंत्र सही नहीं, आजाद। तंत्र में नहीं रहता है बैक्टीरिया। तंत्र में कौन रहता है? मनुष्य। बैक्टीरिया कभी तंत्र में नहीं रहता। उसको तंत्र से क्या लेना है? उसको ट्रेनिंग करने का बैक्टीरिया कभी करता है नहीं करता। और याद है फ्री है। इसमें से क्वेश्चन आता है जरूर कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो फ्री स्टेट में रहता है, वायवी है, तो वो एजेब्रोबैक्टर है। वो भी वही काम करता है जो राइजोबियम करता है, लेकिन राइजोबियम को रूट रिक्वायरमेंट, रूट अगर नहीं रहेगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा। वो कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दे। लेकिन एजेब्रोबैक्टर कैपेबल है, सक्षम है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देगा स्वतंत्र रूप। तो कितना सही है। और ऑक्सीजन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं
बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं और फ्री स्टेट है, तो इसे कहते हैं अवायवी। और ये है क्लस्ट्रीडियम। ये भी स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद पंछी हैं, आज़ाद है, आज़ाद अवायवी। यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा अवायवी है, स्वतंत्र हैं, जो मृदा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, तो वो है क्लस्ट्रीडियम। और टेटनस भी क्लस्ट्रीडियम से ही होता है, कल हम बताए। क्लस्ट्रीडियम बहुत एक खतरनाक बीमारी भी पैदा करता है और एक लाभ भी दे रहा है। तो बैक्टीरिया बहुत ही मतलब बैलेंस बना के चलता है, एक तरफ लाभ और एक तरफ दोनों बैलेंस, अच्छा व्यवस्था है इसकी। अवायवी क्लस्ट्रीडियम है जो स्वतंत्र रूप में सॉइल में पाया जाता है, और इसको जो प्रक्रियाएं हैं उसकी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन एयर की भी जरूरत नहीं। कितना सही है कि बिना ऑक्सीजन के भी रह रहा है और सॉइल में, और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला रहा है, सॉइल को फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। समझा? इसके बाद जो नाइट्रोजन साइकिल है, आप साइकिल पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, तो उसमें भी बैक्टीरिया एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट से दूसरे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस और सूडो, ये तीनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में तो फिक्स है 78%, लेकिन नाइट्रोजन यूज भी हो रही है, लेकिन कम नहीं हो रही है। तो बिकॉज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते हैं फिर सॉइल में मिल जाते हैं, तो कुछ सूडोमोनास, ये जो है कोई भी लिविंग है उसको फ्री स्टेट में नाइट्रोजन को बदलने में रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग के शरीर में नाइट्रोजन है ही, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नाइट्रोजनस बने हुए हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को फ्री स्टेट नाइट्रोजन में बदलना जरूरी है ना, नहीं तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो वो एक सूडोमोनास है जो फ्री नाइट्रोजन में चेंज करता है। और ये क्या करते हैं सब कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को NH3 में बदलते हैं, जिससे NH3 में बदलने से हम लोग नाइट्रोजन को उपयोग कर लेते हैं। समझा? तो ये हो गया नाइट्रोजन बैक्टीरिया द्वारा उसका नाइट्रोजन के साइकिल और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायता कर। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में नाइट्रोजन का एक विशेष योगदान। बिना इसके सॉइल में नाइट्रोजन मिल नहीं पाएगा, और हम लोगों को भी नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगी, और हम लोग फिर अपना घूमते रहेंगे, इससे चक्कर लगा रहते हैं। एक हो गया और दूसरा पढ़ते हैं क्या है। फिर लाभदायक में एक पॉइंट खत्म हो गया, 5 पॉइंट हम लोग पढ़ना है। अच्छा, तो दवाइयाँ पहले नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद डेयरी। डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग में सबसे पहला है बेचारा जो दूध से दही बनाने वाला है, लैक्टोबैसिलस। जो बहुत प्राचीन काल से ही दूध से दही बना रहा है, और जिसकी वजह से हम लोग दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। कितना बढ़िया दही लगता है, हर तरह के दही है, कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ बहुत मीठा है। बंगाल में दही बनाते हैं तो
बताते नहीं हैं कि मीठा क्यों है। और येलो कलर की होती है मिष्टी दही, बनाता है बैक्टीरिया, कहते हैं हम बनाए हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है उसके साथ। और बेचते हैं बहुत लार्ज स्केल पे, कहते हैं कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, वास्तव में रहता है। तो ये लैक्टोबैसिलस की विशेषता है कि ये दूध को क्या कर देता है, सेट कर दिया। कितना अच्छा सेटिंग है, दूध को सेट कर दिया और वो सॉलिड हो गया। नहीं तो दूध वैसे डैमेज हो जाता है और उसमें मतलब पानी अलग और उसके जो प्रोटीन है और फैट है अलग हो जाता है, जिसको उसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं और पता नहीं कौन कौन आइटम बना लेते हैं। ये रसगुल्ला बनाओ, वो छेना बनाओ, वो पकौड़ी बनाओ, वो बनाते हैं नहीं। लेकिन ये भी एक उसमें भी शामिल है कि दूध को सेट कर दिया और सेटिंग से क्या बन गई, दही। और कभी उसको दही को कप में रखे, किस में रखे, उसमें फोटो चिपकाए और जैसे अमूल दही, मस्ती दही खाओ। तो ये हो गया दही। और भी डेयरी उद्योग में जो एक और है एग्जाम्पल कि जो सिरका बनाने के लिए सिरका बनता है शुगर से, लेकिन अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एम्प्रोबैक्टीरियम नाम है, क्योंकि सिरका उससे गन्ने का जूस से बना। और भी बहुत सारे ऐसे दूसरे जो मीठा प्रोडक्ट है उससे सिरका बनता है, लेकिन मीठा ही रहता है। हाँ, जामुन से भी बनता है। एप्पल का भी सिरका है, जाओ मार्केट में देखो बहुत तरह के सिरके बिक रहे हैं। अंगूर का भी, लेकिन मेन डिपेंड है उसमें शुगर का। शुगर अगर है तो इस बैक्टीरिया का है कि शुगर को किससे बदल दिया, एसिड में। सिरका क्या कहते हैं, एसिटिक एसिटिक एसिड बदल दिया। कितना विशेषता है, शुगर को एसिड में बदल दिया। और उसके बाद हम लोग उसको बोतल में भरते हैं और दुकान पे पहुँचाते हैं, लो इफेक्ट। तो ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं बैक्टीरिया द्वारा जिस पे टोटली इंडस्ट्री डिपेंड है। डेयरी उद्योग में ये इंडस्ट्री पूरी तरह इस बैक्टीरिया पे डिपेंड है। और जितना ऑक्सीजन उसमें मिलता है उस हिसाब से दही भी बहुत लोग हम देखे हैं कि दूध को ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसीलिए करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए। जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो इस बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन मिलेगा और सही से उसको सेट कर देगा। और सेट कर देगा तो उस दही का, अब देखो कि जो देखे होंगे कि जो मिट्टी के बर्तन है उसमें दही सही जमता है इन कंपेरिजन टू जो मेटल के, क्योंकि मिट्टी वाले बर्तन में ऑक्सीजन पहले से रहता है, छोटे छोटे उसमें छिद्र हैं चारों ओर, और वो ऑक्सीजन मिलता है उसको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल गया तो फिर अपना उसमें बढ़िया से डांस कर रहा है। नहीं ऑक्सीजन मिला तो फिर कहा कि हमारा डांस नहीं हो पाया, तुम्हारा दही खराब। और ये नेक्स्ट तीसरा देखा जाए, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। जितने भी डेड मटेरियल अपने आसपास देखिए, पत्ती अगर गिरती है जमीन पे कुछ ही दिनों में वो गायब हो जाती है, अपघटन। तो सारे डेड मटेरियल का सिंपल फॉर्म में चेंज होना उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब डी मतलब होता है डिवाइड, और कंपोजिशन जो कंपोजिशन बना हुआ है उस कंपोजिशन को कम करना, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है केवल बैक्टीरिया ही शामिल है, बहुत सारे फंगस, वायरस भी शामिल हैं किसी भी डेड मटेरियल को उसको मिट्टी में मिलाने के लिए, मिट्टी में उसको ओरिजिनल फॉर्म करने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए।
तो लिविंग को मिट्टी बनाने के लिए बहुत सारे, और उसमें बैक्टीरिया भी। तो डिकम्पोजिशन का एक मेन बैक्टीरिया का रोल है जो इन्वायरमेंट को साफ करने में सहायता करता है। अगर डिकम्पोजिशन ना हो तो बहुत सारे चीज़ें इससे फैल जाएगी, नहीं पूरा पृथ्वी भर जाएगी डेड एंड मटेरियल से। एक हो गया डिकम्पोजिशन। अब चौथा देखा जाए, चौथा क्या है जी? सीवेज। तुम लोग ये सुने हो BOD? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार आया था क्वेश्चन। एक बार इसका फुल फॉर्म लिखने पाए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे अलग अलग ध्वनि प्रदूषण को हम लोग मापते हैं किस में? डेसिबल है। जिस समय स्टेडियम में ध्वनि जा रहे हैं तो उसमें डेसिबल वाला प्रेशर लगा रहे हैं, कितना शोर हो रहा है और ज़्यादा शोर, लेकिन इतना शोर करें कि वो स्टेडियम हिलने लगे, तो डेसिबल है साउंड के लिए। जल प्रदूषण को मापने के लिए ये यूज किया जाता है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी जल में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो जल ज़्यादा प्रदूषित, ठीक है। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो, अगर कम ऑक्सीजन है तो वो कम प्रदूषित, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन लेने वाले तो में पौधे ज़्यादा हैं और उसमें रिच मटेरियल ज़्यादा हैं। जैसे अगर किसी भी वाटर डिपॉजिट है और उसमें सर्फ और सीवेज का वाटर चला जाए तो उसमें पौधे ज़्यादा उगेंगे, पौधे ज़्यादा उगेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो पूरा और भी पौधे उगेंगे तो पूरा भर जाएगा। इसलिए एक अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए उस ऑक्सीजन को कम करने के लिए उसमें कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं और बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं। ऑक्सीजन यूज करने की वजह से उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो सीवेज वाटर एक नॉर्मल वाटर के रूप में फिर नदी में छोड़ा जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत जगह लगा हुआ है जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और वो फैक्ट्रियाँ में बैक्टीरिया बहुत लार्ज स्केल पे यूज होती है, जो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेंटेन रखती है, जिससे वो वाटर यूज करने लायक हो जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से वाटर के प्रदूषण को मापते हैं, जैसे डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से वाटर के प्रदूषण को मापते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो प्रदूषित है, कम रहा तो कम प्रदूषित है। अब सीवेज वाटर में इनरिच बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे मटेरियल का मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेके इसी वाटर डिपॉजिट में मिला है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहेगा तो ज़्यादा पौधे उसमें होंगे, उसको कम करना है। तो कम करने के लिए यही बैक्टीरिया को उसमें मिक्स करते हैं। तो जहाँ पे भी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उस प्लांट में बैक्टीरिया का एक अहम रोल है, बिना उसके वो सीवेज वाटर काम नहीं कर पाएगा। कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखे किसी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिना बैक्टीरिया के। तो इस सीवेज में बैक्टीरिया का एक अहम रोल है जो हमारे लिए एक लाभदायक वर्क करता है, समझ गए। और लास्ट स्टेज है, हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन, दवाइयाँ। बहुत लोगों की जान बचाने में बैक्टीरिया अहम रोल करता है, जान मारने में भी और जान बचाने में भी, दोनों में इसका अहम रोल है। बहुत ही दयालु प्रकृति का बैक्टीरिया है जो जान बचाने में भी काम करता है।
वैसे तो जो मेन मेडिसिन है जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है वो है एंटीबायोटिक्स। अब सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया गया किससे? फंगस से। सर्वप्रथम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नाम का फंगस था और वो बैक्टीरिया और फंगस आपस में लड़ रहे थे, ये हम आगे जाएंगे हम आगे जाएंगे, तो फंगस एक केमिकल बनाया और जिससे बैक्टीरिया मर गए, उसकी ग्रोथ रुक गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि अरे ये तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, तो उससे वो मटेरियल निकाले और बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किए, तो उससे बैक्टीरिया मर गए। नहीं तो बहुत पहले 1928 से पहले ये स्थिति थी कि बहुत लोगों को जख्म होता था, उसी से लोग मर जाते थे। और बहुत युद्ध भी होते थे पहले हवाई जहाज से युद्ध कम ही होते थे, ज़मीनी युद्ध ज़्यादा होते थे, लोग जैसे भी हो। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में एक ऐसा मटेरियल खोजे, ऐसा पदार्थ जो बैक्टीरिया को मारने में सक्षम था विद द हेल्प ऑफ फंगस, पेनिसिलियम। यही फंगस था, इसी की वजह से। और फंगस का ग्रो आप देखें ही अपने आसपास कंडीशनल है, वो अपने हिसाब से ग्रो करता है। आप चाहेंगे कि उसको अपने अनुसार ग्रो कराएं सारे मटेरियल प्रोवाइड करके, तो उसको ग्रो करने में थोड़ा सा दिक्कत है, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन देना पड़ेगा। तो जितनी डिमांड थी एंटीबायोटिक की उतनी डिमांड मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि पेनिसिलियम फंगस है, वो उतना ग्रो हो ही नहीं पाता था और उसको वो कंडीशन मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाया था। अब वो लड़ने वाला कंडीशन कैसे डेवलप करोगे? तो ये 1928 के बाद बहुत सालों तक ये एक चैलेंज रहा कि पेनिसिलियम कैसे इतना ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाएगा, तो बहुत दिक्कत है। तो बाद में एक और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसा किए कि 1939 में पूरे और कंट्री आपस में लड़ने लगे कि हम कब्जा करेंगे हम कब्जा करेंगे, पूरा विश्व हमारा है, तुम उधर रहो तुम उधर रहो। तो उसमें और लोग घायल होने लगे, बहुत लोग मर गए, करोड़ों लोग। एंटीबायोटिक दवा बनाने वाले कहे दिया क्या होगा, तो एक वैज्ञानिक अमेरिका के हुए, तो इसको अल्ट्रा वायलेट रेज इस पर डाल दी, तो इसको हो गया कैंसर। और वो कैंसर को तेज़ी से डिवाइड करने लगा और तेज़ी से एंटीबायोटिक बनाने लगा, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं था जब तक एंटीबायोटिक को बनाने में बैक्टीरिया को नहीं शामिल किया गया। बैक्टीरिया की एक विशेषता है कि जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फेवरेबल कंडीशन उसको मतलब उसको सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिए बहुत तेज़ी से, क्योंकि बैक्टीरिया कल्चर आप पढ़े हों, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तब जाके अलग अलग तरह की बैक्टीरिया से संबंधित या बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक डेवलप हुआ। आप सुने होंगे इस समय मेडिसिन कैसे आ रही है, पेनिसिलियम तो पहले आते थे, लेकिन अब कैसे में आ रही है, एजिथ्रोमाइसिन आ रही कि नहीं? हाँ, तो अभी मेडिसिन का नाम पढ़ते रहो। एजिथ्रोमाइसिन जो है ना, एक बैक्टीरिया है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये सीन जो है उससे ले लिया गया पेनिसिलियम से, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ये और भी इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें शामिल हो गए जो ऐसा प्रोडक्ट बनाने लगे जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। उसी की वजह से आज हम लोगों के चारों तरफ एंटीबायोटिक का साम्राज्य है, और जिससे दूसरे बैक्टीरिया को, जैसे टीबी के बैक्टीरिया को मारने में हाँ स्ट्रेप्टो वो टीबी के बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। नहीं तो
टीबी के बैक्टीरिया को मारना इतना आसान नहीं, इसी सब एमॉक्सिलिन ऐसे आप तुम पढ़ो, सब बैक्टीरिया का नाम है और वो बैक्टीरिया उस टाइप का केमिकल बनाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में सहायता करता है। तो ये हो गया दवाइयाँ। दवाइयों का साम्राज्य बनाने में बैक्टीरिया का अहम रोल है। अगर ये न रहे तो दवाइयों का साम्राज्य आधा कम हो जाएगा। इसलिए बैक्टीरिया एक मेजर रोल प्ले करता है हम लोगों को लाभ पहुंचाने में। बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंड है, दवाइयों की भी इंडस्ट्री इसी तरह बैक्टीरिया पे डिपेंड है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, इसको बंद करो।